बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो यहाँ शोहदा की फैमिलीज़ हैं उन सबको वेलकम करता हूँ। मेरे साथ मेरी काबीना के कॉलीग्स, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध ब्यूरोक्रेसी के बाकी अफसरान, यहाँ पे बैठे हुए सिविल सोसाइटी से आए हुए मुअज़्ज़िन, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन 9 मई, पूरा 1 साल गुजर गया है। हमने सोचा, हुकूमत सिंध ने सोचा कि उस दिन के वाक़यात को और उस दिन से जो सबक हमने हासिल किया है उसको सबने सामने पेश किया जाए। मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये इवेंट का एहतमाम किया है। 9 मई वैसे तो एक दिन था, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। उसके पीछे इस कौम को तकसीम करने की कहानी है। उसके पीछे नफ़रतों को बढ़ाने की कहानी है, जो कि शुरुआत कब हुई उसका तो नहीं कह सकते। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको हमेशा से थी, और उनको एक शख्स चाहिए था, उनको कोई ऐसा मीडियम, एक ऐसा मीन चाहिए था पाकिस्तान के अंदर कि वो हमें तकसीम करें, हमारे अंदर नफ़रतें बढ़ाएं। और अनफॉर्चुनेटली एक शख्स उनको ऐसा मिल गया जिसने ये सब किया। और अगर हम अपने लीडरशिप को देखते हैं, इस मुल्क में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था 4 अप्रैल 1979, जब इस मुल्क का पहला डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसको शहीद कर दिया गया, जिसकी अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस साल जाके जो कोर्ट जो इंस्ट्रूमेंटल थी उस साने के लिए उन्होंने तकरीबन माफ़ी मांगी है और कहा है कि हमने गलत किया था। उस साने के बाद भी हाँ कुछ तशद्दुद के वाक़यात हुए होंगे थोड़े बहुत, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, कारकुनान अपने आप को आग लगा रहे थे। लोगों को उसके बाद कोड़े पड़े, लेकिन कोड़े पड़ते हुए भी वो जिए भुट्टो के नारे लगाते थे। जब 1979 के बाद 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी, तो लोगों का ख्याल था कि ये अब जाएंगी रिवेंज के ऊपर। लेकिन आप सबको याद होगा, लोग तो कहते हैं, ये उन्होंने पाकिस्तान में नहीं कहा था, दुनिया में 7 जून 1989 अमेरिकन कांग्रेस के सामने खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि जब मैं आई थी, उन्होंने ये हकीकत बताई थी कि लोग डरे हुए थे कि मैं इंतकामी कार्रवाइयाँ करूँगी, और सारे लोग परेशान थे, लेकिन वो लोग सब गलत हुए। मैंने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। और उनकी एक फ्रेज जो मशहूर हुई, उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस में उधर कहा था कि मेरे लिए डेमोक्रेसी इज द ग्रेटेस्ट रिवेंज। उसके बाद वो खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पूरी कौम के सामने 2007 में शहीद कर दिया गया। दहशतगर्दों ने शहीद किया, इस मुल्क के दुश्मनों ने शहीद किया। उस वक्त भी जब 27 दिसंबर 2007 को पूरा मुल्क एक बेचैनी की कैफियत में था, तो लीडरशिप का और स्टेट्समैनशिप का तब पता चलता है। उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने नारा लगाया कि पाकिस्तान खपे, इसलिए कि वहाँ कुछ लोग जज्बात में आके कह रहे थे कि
کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے تو انہوں نے اس کو اسی وقت کہا نہیں، پاکستان چاہیے، پاکستان کھپے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس وقت بھی، مجھے وہ پریس کانفرنس یاد ہے، ہم سب وہاں موجود تھے، اپنی شہید والدہ کے، پرائم منسٹر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے الفاظ دہرائے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ وے. اور اس ملک میں جمہوریت آئی. ایک طرف یہ لیڈران ہیں جو اپنے کارکنان کو، جو اس قوم کو اکٹھا ہونے کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک اور شخص ہے، مجھے پتہ ہے یہ پھر وہ جس طریقے سے اس نے زہر گھولا ہوا ہے کہ بڑی کرٹیسزم ہوگی ہم سب کی ان باتوں پہ، لیکن یہ جو خاص طور پہ نوجوانوں کے ذہن زہر سے بھر دیے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بات کرتے رہیں ہر جگہ. مجھے وہ بھی یاد ہے، ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی ہے نوجوان اور ایون لوگوں کے ذہنوں میں. ایک شخص میں نے دیکھا، وہ 2022 کی میرے خیال ہے یا کلپ ہے، کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے میرا لیڈر کہے گا تو اس کا 4 یا 5 سال کا بچہ اس کے ساتھ کھڑا، اس کو اٹھا کے کیمرہ کے سامنے کہتا ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں گا اگر مجھے اپنا لیڈر کہے. یعنی وہ اپنے لیڈر سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ایسی ڈیمانڈ کرے گا کہ گلا کاٹ دو اپنے بچے کا میرے خاطر. جہاں ایسی حالت جو پہ ابھی سارے سیلیبریٹیز ہیں، انہوں نے بھی بات کی کہ لوگوں کے ذہن میں نفرتیں، گھروں کے اندر وہ تقاریر سب کو یاد ہوں گی، جو پی ٹی آئی چھوڑ کے جائے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اس کو تم گھروں میں نہیں گھسنے دو، ان کے فیملیز میں شادیاں نہیں کرو. یہ سب زہر اگلنا اس شخص کا کام تھا. اور انفارچونیٹلی ہمارے نوجوان یا ہر ایک انسان کے ذہن بڑے کمزور ہوتے ہیں. ادھر فرق ہوتا ہے لیڈرشپ کا اور ایک ایسے آدمی کا جو کہ انتشار پھیلانا چاہتا ہو، جس کو سب سے زیادہ اپنی پرواہ ہو، سیلفشنس کے انتہا تک پہنچا ہوا ہو، کہ اس طریقے کی تقاریر کرنا، لوگوں کے ذہنوں کو زہر سے بھرنا. اور اس دن میں نے کہا نا 9 مئی وہ ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ سالوں سے ایک بات کرتا چلا آ رہا تھا. اور اس نے سمجھا شاید کہ 9 مئی کو وہ پاکستان کو نقصان کر دینے میں کامیاب ہو جائے گا. اسی وقت آپ نے یہ ساری ویڈیوز بھی دیکھی جو چلی، ان کے جو لیڈرشپ تھی کس قسم کی باتیں کر رہی تھی، کوئی تقاریر کر رہی تھی. لیکن جب تک اس ملک میں ہمارے محب وطن شہری ہیں، جب تک شہداء، ان کے ورثاء، اور ہم سب ورثاء ہیں شہداء کے، جب تک ہم زندہ ہیں اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. 9 مئی کو آپ کو یاد ہوگا، میں اس وقت بھی چیف منسٹر تھا اور غلام نبی میمن صاحب اس وقت بھی انسپیکٹر جنرل پولیس تھے. میں کراچی کا بتاتا ہوں. کراچی میں گرفتار کیا گیا شخص کو گرفتار ہوتے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہوئے تھے، آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہوئے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کئی دفعہ گرفتار ہوئیں اور ان کو سکھر جیل میں گرمی میں وہ رکھا گیا. سب کو پتہ ہے جو واقعات. محترمہ فریال ٹالپور صاحب گرفتار ہوئی، شرجیل میمن صاحب غلط گرفتار ہوئے ایئرپورٹ سے آتے ہوئے بیل ہونے کے باوجود. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی ملک کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں. ہاں احتجاج ضرور ہم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. پرامن احتجاج جمہوریت کا حصہ ہے. جب بھی غلط ہوگا ہمارے ساتھ ہم احتجاج کریں گے پرامن، لیکن قوم کو اس طریقے سے نقصان پہنچے. اس دن جو تقاریر ہوئی کہ جلا دو، یہاں چلے جاؤ، کور کمانڈر ہاؤس چلے جاؤ، پتہ نہیں ریجنٹ پلازا چلے جاؤ، یہ ساری چیزیں موجود تھیں. میں کراچی میں آنے سے پہلے ایک چیز، خیر ایک مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں ملنا بھی چاہتا ہوں جو شہید کیپٹن کرنل شیر خان کے ساتھی ہیں ان سے، اس لیے کہ جولائی 99 کو وہ قصہ ہے، 5 جولائی میں، اور کہ ایک اور ثانیے کی وجہ سے بھی یاد ہے جہاں جب اس ملک میں جمہوریت ختم کر دی گئی تھی. لیکن 5 جولائی
99 को शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान ने जामे शहादत नोश किया। सियाचिन में 2 डिविजन्स इंडियन आर्मी से मुकाबला करते हुए वो अपनी पोस्टों पे उनके ऊपर थे और उनको बेतहाशा नुकसान दे रहे थे। एक पोस्ट पे हिंदुस्तानी फौजियों ने कब्जा किया, उन्होंने अकेले जाके उस सारे फौजियों को, हिंदुस्तानियों को उधर मारा, लेकिन इस सारे उसमें मशीन गन की फायर से वो खुद शहीद हुए। और उसके बाद जब हिंदुस्तानी फौज उनके कई लोगों को उसने मारा था, उन्होंने उसकी लाश को मस्क करने की कोशिश की, तो वहाँ जो हिंदुस्तानी कमांडर था उसने उन्हें रोका कि नहीं, ये हमारे साथ लड़ा है और बहुत अच्छा लड़ा है। उस हिंदुस्तानी फौज के कमांडर ने उसकी साइटेशन उसकी जेब में रखी और बताया कि इसने क्या किया है। हमें क्या पता चलता? दुश्मन ने रिकॉग्नाइज किया और मर्दान में उसी के मुजस्मे को इन्हीं शरपसंदों ने मसक किया, उसका सर तन से जुदा किया। आपने सब वो तस्वीर देखी होंगी। मैं उस शख्स को जिसने ये काम किया उसको तो कसूरवार ठहराता हूं, लेकिन उससे पीछे उस सोच को पैदा करने वाला सबसे बड़ा कसूरवार वो है जिसको सजा मिलनी चाहिए। उसकी बाकी जो चीजें ना, वो घड़ी चोर कर दी या फलाना कर दिया, 190 मिलियन पता नहीं पाउंड की जो उसने जो भी किया, बाकी चीजें एक तरफ कर दें, लेकिन इस मुल्क की नौजवानों की इस मुल्क को तकसीम करने वाली जो साजिश जो मुल्क दुश्मनों ने उसके थ्रू कराई है, उसकी कोई माफी नहीं है, उसकी माफी नहीं हो सकती। और इधर शोहदा ने कहा ना कि भाई हम कौन होते हैं माफ करने वाले शोहदा के वर्षा को, कि वो शोहदा को माफ कर, शोहदा के कातिलों को, तो हम ये माफ नहीं कर सकते। उसको, इस मुल्क को डिवाइड करने, इस मुल्क को तकसीम करने की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं कराची की जिक्र आपसे कर रहा था, उसी दिन ये तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब साहब मौसूफ अरेस्ट होते हैं, तो ये कॉल आ जाती है पूरे पाकिस्तान में, यहाँ पे भी कोशिश होती है हमारी पुलिस के बहादुर जवान, उनके साथ रेंजर्स, उन्होंने मिलके 5-6 बजे तक सारा शहर अंडर कंट्रोल थे। 2-3 घंटे में सफाई कर दी थी इनकी। सफाई और तरीके से नहीं की थी, सिर्फ अपनी रिट कायम करके। उसके बाद ये चलना शुरू हुआ और ये अगेन मैं जो कहता हूँ ना, जो नुकसान होता है, ये सोशल मीडिया पे गलत खबरें कि जी GHQ पे भी कब्जा हो गया, कि उस दिन आपको याद होगा कोर कमांडर हाउस पे कब्जा हो गया है और बस मुल्क जो है वो आपके मियांवाली एयरबेस पे कब्जा हो गया है। और फिर वो तस्वीर चलनी शुरू हुई, कोर कमांडर हाउस की तस्वीर आई, तो फिर ये जाग उठे शरपसंद और उनको कहा गया फोनों के जरिए कि कुछ शर्म करो, देखो हमने ये सब किया, तुम कुछ नहीं करते हो। लेकिन उस वक्त भी हमारी पुलिस, और मुझे अच्छी तरह याद है वो सारा दिन, वो रात को IG साहब को मैंने कहा निकले, इसलिए कि शारे फैसल पूरी ब्लॉक कर दी, 6-7 घंटे शारे फैसल जरूर बंद रही थी। मैंने कहा कि सुबह लोग दफातर जाएं तो उनको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। सुबह हमने बिजनेस एज यूजुअल चले, इसने 7-8 घंटे हमारे ख़राब किए, आगे कुछ नहीं होगा। और सारी रात पुलिस, हमारी KMC का अमला, वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को निकाला था हमने। और मैंने चक्कर को 12-1 बजे रात को लगाया और सुबह 5 बजे दोबारा लगाया देखने के लिए कि ये सब साफ़ हुआ है कि नहीं, और उन सब ने काम किया था। मैं पुलिस के जवानों को, अपने रेंजर्स को, अपने आर्म फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मदद की हुकूमत की, और उन्होंने इस मुल्क के, इसलिए कि इस शहर ने भी बहुत बहुत बुरे वक्त देखे हैं। 9 मई की तो हम बात करते हैं, 12 मई भी सबको याद होगा कि 12 मई को क्या हुआ था। 12 मई को भी शरपसंदों ने एक पुरअमन एहतजाज को
नुकसान पहुंचाने के लिए उन पे फायरिंग की। और उस दिन भी सबको याद होगा, वो 12 मई भी इतना ही ख़राब था, लेकिन उसके बाद जल्द, और फिर हमने कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की उस पर। हमने कहा कि आओ रिकनसाइल करो, साथ बैठो, और वो साथ हुकूमत में भी आए फिर, लेकिन उनके जो लीडर थे उनके भी खैर उन्होंने अब उनको खुद छोड़ दिया है, आग कर दिया, तो चले उस पर ज़्यादा बात नहीं करता। और मैं तो ये आप सबको पैगाम है हुकूमत सिंध की तरफ से। सबसे पहले तो हमारे शहदा के वर्सा को प्रोग्राम है कि ये पैगाम है कि हम हमेशा आपके साथ होंगे। आपके नौजवानों ने, आपके बच्चों ने, आपके वालिदैन ने इस मुल्क के लिए जान कुर्बान की है, और हम उनके कर्जदार हैं, और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। सिंध अमन की धरती है, सिंध सूफियों की धरती है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पुलिस, अपने रेंजर्स और अपनी अफवाज के साथ मिलके सिंध में हमेशा अमन कायम रखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये सिंध से फैला हुआ जो अमन है वो पूरे पाकिस्तान में जाएगा, और पाकिस्तान में अमन कायम करेंगे। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने शुरू में कहा था अपने शहदा के वर्सा का, कि आज उन्होंने हमें ये शर्फ बख्शा कि कुछ वक्त हमारे साथ गुजारा। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला इस अज़म के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम ये अमन जो है, इससे सबक लेते हुए हम हमेशा इस धरती पे अमन कायम रखें। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।